एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो नंबर 4। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। हर वीडियो में आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन हैं। यहाँ हम बात करेंगे आधुनिक काल की। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम इस YouTube चैनल पर केवल वही वीडियो आपके सामने लेके आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हो। तो शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल। सबसे पहले हम बात करें इसकी समय सीमा। विक्रमी संवत में अगर इसकी समय सीमा को देखें तो 1900 विक्रमी संवत से 1980 विक्रमी संवत इनका काल माना जाता है। अगर ईस्वी में हम बात करें तो इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो ये ईस्वी में आ जाता है 1843 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक इसका काल माना गया है। आधुनिक काल की शुरुआत के प्रेरक तत्व कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1843 ईस्वी में रीतिकाल की समाप्ति मानते हैं। हिंदी कविता को नवीन आयाम देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ है। उन्हीं के जन्म के आधार पर इस काल को आधुनिक काल माना गया है। भारतेंदु की पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा। उसका प्रकाशन हुआ था 1868 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र 19वीं सदी के मध्य से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो कौन से विद्वान ने आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी है वो इसमें बताया गया है। अब हम इसके नामकरण की चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक काल का किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आधुनिक काल को साहित्य काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं गणपति चंद्र गुप्त एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सभी ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया है। आगे हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल की सबसे बड़ी देन वो है खड़ी बोली हिंदी का विकास। ये है इस काल की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। गद्य की प्रारंभिक रचनाएं राजस्थानी ब्रिज खड़ी बोली में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन प्राचीन काल गद्य जो है वो राजस्थानी भाषा में हमें देखने को मिलता है। शिवदास चारण या शिवदास गार्डन की अचलदास खींचेरी वचनिका जो है ये राजस्थानी भाषा में गद्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसके बाद में ही गद्य का जो विकास है वो ब्रज भाषा में हुआ था। ब्रज भाषा की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी हैं। पहली है श्रृंगार रस मंडन जो गोस्वामी विठलनाथ जी द्वारा रचित है। अष्टयाम जो 1603 ईस्वी में नाभादास के द्वारा रचित की गई थी। ये सभी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। वैशाख महात्म्य ये वैकुंठ मणि शुक्ल द्वारा रचित है। महात्म्य शुद्ध अशुद्धि में भी आ जाता है तो इस प्रकार ये शब्द शुद्ध रहता है। सिद्धांत विचारशिला यह ध्रुवदास द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना है। आगे हम बात करें ब्रज भाषा का पहला उपन्यास वो है शरण बिहारी गोस्वामी द्वारा रचित पूंछरी को लौटा। खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना जो है वो है ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की। उसका नाम है मिराज उल आस्कीन। आगे हम बात करें खड़ी बोली हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली गद्य की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उनमें है चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि द्वारा रचित है। ये सम्राट अकबर के समय में इसकी रचना की गई थी। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचना है। आगे हम बात करें शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था राम प्रसाद निरंजनी ने। उनकी कृति का नाम है भाषा योग वशिष्ठ जो 1743 ईस्वी में रचित है। उसी में खड़ी बोली का शुद्ध एवं परिमार्जित रूप प्रकट किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। वह
खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक जो है वो इसके रचनाकार को ही माना है। इसके बाद में है, इसके बाद खड़ी बोली हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से 1800 ईस्वी में इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1803 ईस्वी में इसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज कर दिया गया। शुरू में इसका नाम ये था और 1803 में इसका नाम ये कर दिया गया। आगे है, जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं वो इस कॉलेज में हिंदी उर्दू विभाग के प्रमुख अध्यक्ष थे। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखने के लिए कॉलेज के ही 2 मुंशियों की नियुक्ति की थी। वो 2 कौन कौन थे? लल्लू लाल और पंडित सदल मिश्र। लल्लू लाल जो थे वो आगरा के निवासी थे और इन्होंने ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था जो 1800 ईस्वी में लिखा गया था। पंडित सदल मिश्र जो थे वो आरा बिहार के निवासी थे और इन्होंने व्यवहारिक खड़ी बोली में नासिक के तोपाख्यान जिसका दूसरा नाम है चंद्रावली 1800 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इसकी भाषा में पूर्वीपन था और इसकी जो दूसरी रचना है वो है अध्यात्म रामायण। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 लेखक और हुए थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये 2 तो भाषा मुंशी हो गए और 2 लेखक और थे जिसको हम देखने वाले हैं। पहले लेखक थे इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां दिल्ली निवासी थे और इनकी भाषा जो है वो मुहावरेदार और चुलबुली थी। इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित्र। इसकी रचना इन्होंने की थी। आधुनिक काल में कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंशाअल्लाह खां के द्वारा ही किया गया। उससे पहले हम सदल मिश्र से संबंधित देख लेते हैं। सदल मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा मुंशी कहकर पुकारा है। चौथे जो कॉलेज के लेखक हैं वो है मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनके ग्रंथ का नाम है सुख सागर जो 1818 ईस्वी को लिखा गया था। खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई मिशनरियों एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी सराहनीय रहा है। फिर हम आगे बात करें, 1833 ईस्वी में आगरा में स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संस्था ने 1840 ईस्वी में भूगोल सार और 1847 ईस्वी में रसायन प्रकाश तथा यहीं से कथा सागर नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला बिंदु है, राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया। और फिर आगे हम बात करें, 1829 ईस्वी में इन्होंने बंगदूत नामक पत्रिका निकाली थी। अगला पॉइंट है, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से जुगल किशोर चतुर्वेदी ने हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम है उद्दंत मारतंड इसका प्रकाशन करवाया था। हिंदी के पहले दैनिक पत्र की अगर हम बात करें तो उसका नाम है समाचार सुधा वर्षण जो 1854 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जिसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। अगला बिंदु है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पहले हिंदी समर्थक थे और बाद में ये उर्दू के समर्थक हो गए थे। 1845 ईस्वी में काशी से इन्होंने बनारस अखबार प्रकाशित करवाया और 1850 ईस्वी में सुधाकर समाचार पत्र इनके द्वारा निकाला गया। अगला बिंदु है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और रघुवंश का अनुवाद हिंदी में किया था और इनके प्रमुख पत्र थे प्रजा हितैषी जो 1860 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ था, लोकमित्र 1863 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी। खड़ी बोली आंदोलन 1888 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री ने ये समाचार पत्र निकाला था। अगला बिंदु है, खड़ी बोली हिंदी के विकास में फ्रेडरिक पिनकर महोदय ने सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला बिंदु है, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे।
फिर भी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में इन्होंने लिखा था। इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहकर पुकारा है। अगला बिंदु है गारशा दत्तौसी और सर सैयद अहमद खान ने हिंदी का बहुत विरोध किया था। अहमद खान ने हिंदी को गवारू बोली तक कहा है। पंजाब में खड़ी बोली का प्रचार करने वाले थे नवीन चंद्र राय। आर्य समाज के माध्यम से खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले थे श्रद्धाराम फुल्लोरी। इनकी रचना थी भाग्यवती, जो 1867 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी और हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी खड़ी बोली, गद्य या फिर हिंदी साहित्य में नव जागरण या पुनर्गठन के प्रमुख अग्रदूत ये माने जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं भारतेंदु की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। इनकी पत्रिका पहली है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में निकाली गई थी। दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र पत्रिका या फिर हरिश्चंद्र मैगनीज, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें नारी शिक्षा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर है भारतेंदु काल की अन्य पत्रिकाएं कौन सी हैं। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। इसमें एक प्रमुख पंक्ति है, इसके बारे में 8 माह बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद ये दोनों ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा रचित हिंदी पत्रिकाएं हैं। खड़ी बोली को परिष्कृत और प्रेमार्जित करने का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे अधिक किया है। फिर आगे हम बात करते हैं सरस्वती पत्रिका की, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को हिंदी कविता की भाषा बनाया है। इसका प्रकाशन इंडिया प्रेस प्रकाश से हुआ और इसके जो प्रकाशक थे वो चिंतामणि घोष थे। इस पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करें तो वो थे श्याम सुंदर दास। 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 से 1903 तक इसके संपादक श्याम सुंदर दास, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1920 के बाद इसके संपादक रहे थे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। अगला बिंदु है खड़ी बोली को पूर्ण प्रौढ़ता प्रदान करने वाली जो त्रयी है उसमें कौन कौन शामिल है। प्रेमचंद, प्रसाद और शुक्ल। लाला श्रीनिवास दास की रचना है सदादर्श, राधाचरण गोस्वामी की भारतेंदु, तोताराम की भारत बंधु और अंबिका दत्त व्यास की पीयूष प्रभा। ये कुछ आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल, जिसका समय 1857 से 1900 ईस्वी माना गया है। आचार्य नगेंद्र ने 19वीं सदी के मध्य से 1900 तक इसका काल माना है और इसे पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है। भारतेंदु पुष्टि मार्ग संप्रदाय से दीक्षित माने जाते हैं। हिंदी कविता को दरबारी संस्कृति और श्रृंगारिकता से मुक्त करके सामाजिक जीवन के साथ, सामाजिक यथार्थ के साथ इसको जोड़ा गया है। राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार जैसी नवीन विषयों को कविता की विषय वस्तु इसमें बनाया गया है। लोक छंदों के काव्य रचना की कजली लावणी कविता जो है, भाषा इनकी बरज रही है लोक छंदों की, लेकिन गद्य की खड़ी बोली भी इसकी प्रमुख भाषा मानी जाती है। अगली विशेषताएं हैं इसकी व्यंग्यात्मकता का प्रभाव कविता पर ज़्यादा दिखाई दिया है। प्रकृति का अलंकारिक रूप से चित्रण देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य रूप हमें देखने को मिलता है। रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर 1857 की क्रांति से प्रभावित माना जाता है। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो उसमें शामिल हैं इतिहास संबंधी इनकी रचना कालचक्र है, बादशाह दर्पण है, कश्मीर कुसुम है। आधुनिक काल में खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुर्कियाँ लिखने वाले ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। और भारतेंदु जो है वो उर्दू में रस्सा उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु ने 1874 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी। भारतेंदु की सबसे बड़ी जो देन है वह हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करना।
भारतेंदु ने 10 मौलिक नाटकों की रचना की थी। इनके प्रमुख जो नाटक हैं वो है वेदिकी, हिंसा हिंसा ने भवती, चंद्रावली नाटिका, भार दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, विषय, विषमोषधम, ये इनकी प्रमुख नाटक है। अगला बिंदु है भारतेंदु काल में आला और लावणी शैली में कविता करने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र। कजली और लावणी में कविता करने वाले थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंधन। हिंदी की हिमायत के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने हमीरहट, गोसंकट जैसी रचनाओं का निर्माण किया है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर, रणधीर, प्रेम मोहिनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला बिंदु है भारतेंदु युग के अन्य कवि कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगन मोहन सिंह। अगला बिंदु है भारतेंदु कालीन पत्रकारों और साहित्यकारों ने 1800 ईस्वी में भारतेंदु जी को भारतेंदु नाम दिया था। इनका उपनाम गिरधर दास था। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध 3 नाटक माने जाते हैं, जिनमें नहुस 1868 ईस्वी में गिरधारी लाल द्वारा रचित है, शकुंतला 1863 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है, विद्या सुंदर 1871 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और ये बंगला भाषा से हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था। भारतेंदु युग के निबंधों की बात करें तो उसमें भारतेंदु के निबंध हैं दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ यात्रा, सूर्योदय, सबे जाति गोपाल की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। बालकृष्ण भट्ट, जिसको हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, इनके निबंध हैं बातचीत, स्वाभिमान, आंसू, चंद्रोदय, नाक निगोड़ी, बुरी बला है, कौतुक कलेवर, मन की दृढ़ता। अगले निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनके निबंधों के नाम हैं दांत, भौहें, नाक, दिल, बुढ़ापा। प्रताप पीयूष, प्रताप समुच्चय निबंध संग्रह इनके माने जाते हैं। अगले निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, जिन्होंने बनारस का बुढ़वा मंगल, समय, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, ये इनके प्रमुख निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे प्रमुख निबंध है। आगे है भारतेंदु युगीन प्रमुख उपन्यास। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी को रचित है। चंद्रकांता 1891 ईस्वी को, चंद्रकांता संतति 1894 से 1902 ईस्वी के बीच की घटना है। ये देवकीनंदन खत्री के द्वारा ये रचित है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, और श्यामा सौपन जो उपन्यास है ये ठाकुर जगनमोहन द्वारा रचित उपन्यास है। अगले भारतेंदु से संबंधित बिंदु है भारतेंदु ने कालचक्र पत्रिका जो 1873 ईस्वी में रची गई थी, उसमें लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है उसका नाम है फूलों का गुच्छा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु की कहानी, ये इनकी रचनाओं के कुछ संग्रह यहाँ दिए गए हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। भारतेंदु द्वारा रचित काव्य कृतियों की कुल संख्या 70 मानी गई है। भारतेंदु कविता वर्धिनी सभा काशी के प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। फिर हम देखेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है भक्ति भावना व राष्ट्रीयता की भावना। दूसरी है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। फिर है ब्रज भाषा व खड़ी बोली का मिश्रित रूप, व्यंग्य प्रधान काव्य की रचना, प्रकृति चित्रण एवं श्रृंगारिकता, समस्या पूर्ति, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का गुणगान। भारतेंदु युग के बाद में अगला युग आता है द्विवेदी काल। द्विवेदी युग यहाँ से शुरू हो चुका है, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने कही है, इसको जागरण सुधार काल। इसकी समय सीमा की बात करें तो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक इसका समय माना है। इसके प्रवर्तक की बात करें, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर प्रसाद
द्विवेदी। अगर इस युग के या इस काल के मुख्य योगदान की बात करें तो वो है 1903 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका, ये इसका प्रमुख योगदान माना जाता है। इस युग की मुख्य विशेषता की बात करें तो वो है खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होना। इतिवर्तात्मकता मतलब जैसा पहले हो गया वैसा ही वर्णन करना, तो ये इसकी दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं। फिर हम आगे बात करें द्विवेदी युगीन प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, नीति और उपदेशों की प्रधानता, उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण, विषयों की विविधता, नारी के उदात्त और गरिमामयी रूप की प्रस्तुति, अतीत के माध्यम से वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान, श्रेष्ठ प्रबंध काव्यों की रचना और मुक्तक काव्य की रचना, खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन, तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है इसके प्रवर्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जीवनकाल 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी माना जाता है। खड़ी बोली को मानक रूप देने वाले ये प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। भाषा और व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं, प्रखंड विद्वान हैं ये। साहित्य और भाषा के अनुशासक माने जाते हैं। तत्कालीन भारत के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को संपत्ति शास्त्र नामक रचना में इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये इनकी संपत्ति शास्त्र प्रमुख रचना है, जिसमें इन्होंने राजनीतिक आर्थिक और ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ये सरस्वती में रचनाएं करते थे। जो सरस्वती पत्रिका थी तो उसमें ये किस नाम से रचना करते थे वो यहाँ पर दिया गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम इस साहित्य है, ये परिभाषा भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ये कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। आगे हम बात करें इनकी जो संपत्ति शास्त्र रचना है जिसकी हमने अभी बात की थी, वो अर्थशास्त्र विषय से संबंधित है और 1907 ईस्वी को ये रची गई थी। अन्य रचनाओं की बात करें काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी में रचना काल है। कान्य कुब्ज और अबला विलाप, इन दोनों रचनाओं का प्रकाशन जो है वो 1909 में हुआ है। और ये रचनाएं जो हैं, ये अबला विलाप जो रचना है ये कुमार संभव का हिंदी अनुवाद माना जाता है। इनकी कविता का नाम है मिलाप। अगले द्विवेदी युगीन कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनका जीवनकाल 1859 से 1928 ईस्वी माना जाता है। आधुनिक खड़ी बोली के ये प्रथम कवि माने जाते हैं, जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता मतलब प्रकृति चित्रण में स्वच्छंदता के दर्शन होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदता का आधुनिक प्रवर्तक माना है। आगे है खड़ी बोली में श्रीधर पाठक की प्रथम जो रचना है वो है गुणवंत हेमंत। ये गुणवंत नहीं, गुणवंत हेमंत इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। एकांतवासी योगी जो ख्याल लावणी शैली में रचित है, यह भी श्रीधर पाठक की प्रमुख रचना है। शेक्सपियर की जो डेजर्ट विलेज है उसका अनुवाद ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक ने उज्जड ग्राम नाम से किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैक्टर का अनुवाद भी श्रांत पथिक नाम से किया है। ये तो बात हुई श्रीधर पाठक की। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसको विद्या वाचस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इनका जीवनकाल 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी माना जाता है। अपूर्व साहित्य सेवा के कारण इनको कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। इनका जो प्रिय प्रवास उपन्यास है ये खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में की गई थी। इस उपन्यास का पहले क्या नाम था? ब्रजांगला विलाप। बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। इसमें राधा को लोक सेविका और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरिऔध की प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रिय प्रवास उपन्यास 1914 ईस्वी में ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में रचित राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। पारिजात 1937 ईस्वी में रचित इनका ग्रंथ है। रस कलश 1940 ईस्वी में रचित रचना है, जो एक प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद को नए रूप में प्रस्तुत
किया गया है। इसमें पति प्रेमिका और समाज सेविका के रूप में नायिका को प्रस्तुत किया है। अन्य रचनाएं हैं पर्दे प्रसून, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे। अगले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी बाल साहित्य का जनक इनको माना जाता है। इनका जीवनकाल 1889 से 1962 ईस्वी माना जाता है। इनका काव्य संग्रह है मिलन, जो 1917 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। पथिक 1920 ईस्वी में रचित रचना है, जिसमें पथिक खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग जो है वो चतुर्थ सर्ग में ये रचित है। मानसी 1927 ईस्वी में रचित रचना है, जो देशभक्ति की रचना मानी जाती है। सौपन 1929 ईस्वी की रचना है, जो एक प्रकार का खंड काव्य है। फिर है पर्याप्त यात्राएं कर लगन और परिश्रम से विभिन्न भाषाओं की कविताओं का संकलन इनके द्वारा किया गया है। अगले जो कवि हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी युग में बुद्ध चरित्र के प्रमुख रचनाकार ये माने जाते हैं। एडविन अर्नाल्ड की रचना लाई ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद इनके द्वारा किया गया है। इनकी कविता संग्रह जो है उसका नाम है हृदय का मधुर भार। अगले जो द्विवेदी युगीन कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, जिनको दद्दा के नाम से पुकारा जाता है, जिनका जीवनकाल 1886 से 1964 ईस्वी माना जाता है। हिंदी के प्रथम राष्ट्रवादी कवि इनको गांधी जी ने बताया है। द्वितीय राष्ट्रवादी कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना 1912 ईस्वी में रचित है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना एवं अतीत गौरव का ज्ञान हमें दिखाई देता है। राष्ट्र कवि इनको उसी रचना के कारण घोषित किया गया है। द्विवेदी युग में सर्वाधिक जन जागरण करने वाले गुप्त जी प्रमुख कवि माने जाते हैं। 1952 से लेकर 1964 ईस्वी तक गुप्त जी जो हैं वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं। आगे हम बात करें सरस्वती पत्रिका में छपी गुप्त जी की प्रथम कविता का नाम है हेमंत, जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वेश्योपरक जो समाचार पत्र है उसमें ये छपती थी। इनकी प्रथम रचना की अगर हम बात करें तो वो है रंग में भंग, जो 1909 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी। झंकार जो इनकी रचना है इसमें गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन इसमें देखने को मिलता है। 19 खंड काव्यों की रचना गुप्त जी के द्वारा की गई थी। साकेत 1931 ईस्वी में रचित इनकी रचना है, जो 12 सर्गों में विभाजित है। इसका 9वां सर्ग जो है उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि रामचरितमानस के बाद राम परंपरा का दूसरा स्तंभ साकेत, गुप्त जी की जो साकेत रचना है उसको माना जाता है। गुप्त जी की जो यशोधरा रचना है 1932 ईस्वी में प्रकाशित, उसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसकी प्रमुख पंक्ति है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। इनके खंड काव्य का इन्होंने ये यशोधरा जो है ये एक प्रकार का खंड काव्य है, चंपू काव्य की श्रेणी की रचना मानी जाती है। इसमें नारी मान का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगली जो इनकी रचना है गुप्त जी की उसका नाम है जयद्रथ वध, जो 1910 ईस्वी में रचित थी। पंचवटी 1925 ईस्वी में रचित एक खंड काव्य है, जिसमें लक्ष्मण सुर्पणखा का संवाद हमें देखने को मिलता है। जय भारत 1952 ईस्वी में, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में रचित एक खंड काव्य है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का वर्णन किया गया है। झंकार 1936 ईस्वी में रचित रचना झंकार द्वापर है 1936 ईस्वी में रचित इनकी रचना। पलासी का युद्ध, अनघ, जिसमें बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित बातें उसमें दर्शाई गई हैं। विकट भट्ट, ये जोधपुर घराने की 3 पीढ़ियों का वर्णन जो है वो विकट भट्ट रचना में हमें देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई गुप्त जी से संबंधित। अगले द्विवेदी युगीन कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनका जीवनकाल 1866 ईस्वी से 1932 ईस्वी माना जाता है। ये जक्की के उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि ये माने जाते हैं। उद्धव शतक जो 1929 ईस्वी में रचित है, इनकी
रचना मानी जाती है, जो भ्रमर गीत परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। अन्य रचनाओं की बात करें तो वो हैं गंगावतरण 1927 ईस्वी, हिंडोला 1894 ईस्वी, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, ये रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले द्विवेदी युगीन कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिनका जीवनकाल 1868 से 1915 ईस्वी है। इनकी स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में, मृत्युंजय 1904 ईस्वी में, वसंत वियोग 1912 ईस्वी में रचित प्रमुख रचनाएं हैं। अगले द्विवेदी युगीन कवि की हम बात करें तो वो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनका जीवनकाल 1883 ईस्वी से 1972 ईस्वी माना जाता है। सुकवि नामक पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया। राष्ट्र प्रेम की जितनी भी कविताएं हैं वो गया प्रसाद शुक्ल जो है वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो है करुणा कदम्बिनी, त्रिशूल तरंग, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन, ये गया प्रसाद शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हम द्विवेदी युगीन की जो कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसकी चर्चा करने वाले हैं, जिनका जीवनकाल 1905 ईस्वी से 1948 ईस्वी माना जाता है। झांसी की रानी कविता जो है ये इनकी प्रमुख कविता है, जिसमें जनता में ये कविता बहुत अधिक लोकप्रिय हुई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। अगले द्विवेदी युगीन जो कवि हैं उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जीवनकाल 1889 से 1968 ईस्वी माना जाता है। इनकी पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। ये इनका जो उपनाम है वो है एक भारतीय आत्मा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रभा, प्रताप, कर्मवीर जैसे समाचार पत्रों का संपादन इनके द्वारा किया गया है। इनकी रचनाओं की बात करें चतुर्वेदी की तो वो है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, युगचारण और माता, ये माखनलाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले द्विवेदी युगीन कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जीवनकाल 1897 से 1960 ईस्वी माना जाता है। प्रभा, प्रलाप पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया था। प्रतिभा आह्वान मतलब जीव ईश्वर वार्तालाप, जिसमें हमें दिखाया गया है, ये इनकी रचना 1918 ईस्वी में रचित की गई थी। कुमकुम 1939 ईस्वी में प्रकाशित, उर्मिला 1975 ईस्वी में प्रकाशित, रश्मि रेखा, हम विश्व पाई जन्म के, तो ये सभी बालकृष्ण शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अगले द्विवेदी युगीन कवि हैं सिया शरण गुप्त, जिनका जीवनकाल 1895 से 1963 ईस्वी माना जाता है। और राष्ट्र प्रेम, अहिंसा, सत्य एवं करुणा जैसे मूल्य इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मौर्य विजय, विषाद, बापू, मृणमयी, पाथे और अनाथ जैसी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो पहले भी हमने देखा था, फिर हम कुछ और इनकी प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली है सामाजिक कुरीतियों का चित्रण, स्वच्छंद काव्य का अनुकरण, प्रकृति का नया रूप मतलब मानवीकरण अलंकार, अनुवाद कार्य को प्रोत्साहन, काव्य में राष्ट्रीय भावना, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठा, इतिवर्तात्मक मतलब तथ्यपरक चित्रण। शुक्ल ने मैटर ऑफ फेंटिनेंस मतलब भावात्मक गहराई को काव्य में इतिवर्त कहा है, तो ये इतिवर्त के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छंद, अलंकार, बिंब व प्रतीकों का समुचित प्रयोग द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। काव्य के विविध रूप, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का गुणगान, तो ये सभी द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।